हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार और आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हूँ वर्णमाला का आखिरी पार्ट लेकर। पिछली कक्षा में हमने जो भी पढ़ लिया था हम उसके आगे बात करेंगे और आप सभी जानते हैं यूको ट्रिपल एससी ने अपना संवाद जारी कर दिया है। जल्द ही आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला का आखिरी भाग। हमने सबने ये जान लिया था कि वर्णमाला में वर्ण कितने थे, 52 वर्ण थे और उन्हें किस किस तरह बांटा था वो भी सब पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार प्राण के आधार पर। प्राण क्या होता है? प्राण का मतलब है जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं और उस वर्ण को बोलने के लिए जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी शक्ति है, अगर वो ज़्यादा लग रही है तो इसका मतलब ये हुआ वह महाप्राण होंगे। उन्हें बोलने के लिए आपकी शक्ति ज़्यादा प्रयोग हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि वह वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमारी ऊर्जा कम लगती है उन्हें कहेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन से हैं? जिन्हें बोलने के लिए आपकी ऊर्जा कम लग रही है। और महाप्राण कौन से हैं? जिन्हें बोलने के लिए आपकी ऊर्जा ज्यादा लग रही है। चलिए शुरू में पढ़ेंगे पहले अल्प प्राण। अब बात ये आ रही है कि आपके वर्ण कितने थे? आपके वर्ण थे 52। अब इन 52 वर्ण में से किन किन को अल्प प्राण में रखना है, इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारे सामने ऊपर मैंने स्पर्श व्यंजन लिख रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं उनमें से कौन कौन से वर्ण आपके अल्प प्राण में आएंगे। अगर हम बात करें अल्प प्राण की तो देखिए जो आपकी पहली, तीसरी और ये 5वीं जो लाइन है ये सभी के सभी किस में आएंगी? अल्प प्राण में आएंगी। तो लिख लेते हैं इनको, पहली, तीसरी और 5वीं देखते हैं। पहले में क्या हुआ? क, च, ट, त और प। अगर हम तीसरी लाइन की बात करें, तीसरे में क्या है? ग, ज, ड। देखते रहिए, ये रही तीसरी लाइन, द और आपका ब। 5वीं लाइन की बात करते हैं। 5वीं मतलब आपकी अंतिम लाइन। अंतिम लाइन की अगर ऊपर देखें तो कौन सा है आपका? अंग, अय्या, अण, न और आपका म। ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं ये सभी किस में आ रहे हैं? अल्प प्राण में आ रहे हैं। इसका मतलब पहली, तीसरी और आपकी 5वीं लाइन अल्प प्राण में आती है। अब इसके साथ हम क्या जोड़ें? इसके साथ अगर बात करें, अल्प प्राण की ही बात कर रहे हैं। हम सब ने पढ़ा था अंतस्थ है, तो इसका मतलब ये भी इसमें आएंगे। अंतस्थ, अंतस्थ है कौन से थे? य, र, ल और व। ये भी आपके अल्प प्राण में ही आएंगे। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर। हम सब ने स्वर पढ़े थे, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कुल स्वर की संख्या कितनी थी, तो आप सभी जानते हैं कुल स्वर की संख्या कितनी थी? 13 थी। तो आपके स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें, पहली, तीसरी और 5वीं लाइन। अगर अंतस्थ की बात करें, य, र, ल, व। और अगर स्वर की बात करें तो सभी स्वर किस में आ रहे हैं? आपके अल्प प्राण में आ रहे हैं। मतलब इन्हें बोलने वक्त हमारी कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं किसकी? महाप्राण की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की ही बात करते हैं। हम ये देख रहे हैं पहली, तीसरी और 5वीं लाइन तो आ चुकी है किस में? आपके अल्प प्राण में। तो महाप्राण में कौन सी आएगी? महाप्राण में दूसरी और आपकी चौथी लाइन आएगी। चलिए दूसरी और चौथी लाइन देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो ये है आपकी दूसरी लाइन, ख, छ, ठ, थ और आपका फ। और चौथी लाइन कौन सी है? घ, झ, ढ, ध और आपका भ। ये आपकी चौथी लाइन है। तो ये दोनों लाइनें किस में आ रही है? आपकी महाप्राण में आ रही है। अब आगे चलते हैं। अब स्वर आ चुके हैं इसमें, तो स्वर इसमें तो नहीं आएंगे। अब इसमें अंतस्थ आ रहे हैं तो उसमें नहीं आएंगे। तो अब इसके अलावा कौन से बचते हैं? स्पर्श यहाँ पर आ चुके हैं, तो लास्ट में बचे कौन से? लास्ट में बचे हैं आपके संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन की अगर बात करें तो संघर्षी व्यंजन में हमने देखा था, हमने श, श,
श और आपका ह, ये आपके किस में आ रहे हैं, ये आपके महाप्राण में आ रहे हैं। अब इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना आपको, आप सभी को स्पर्श व्यंजन तो याद ही होंगे मैं जानता हूं, और इसमें कुछ नहीं करना, याद रखना है आपको 135। इसका मतलब पहली तीसरी पांचवी लाइन किस में आ रही है, आपकी अल्पप्राण में आ रही है, तो बची कौन सी लाइन, बची आपकी 24, 2 और चौथी लाइन ये इसमें आ रही है। सारे स्वर इसमें आएंगे, अंत्येष्ट आएंगे, तो बचा क्या आपका संघर्ष व्यंजन बचा, और संघर्ष व्यंजन किस में आ रहा है, महाप्राण में आ रहा है। अब बात ये आती है कि इस पे क्वेश्चन प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं और आप मुझे उत्तर देंगे कि इनमें से आंसर क्या होगा। जैसे अगर मैं ये पूछ लूं ध अल्पप्राण है या महाप्राण है, और हम जानते हैं ये कौन सी लाइन में आ रहा है, ये चौथी लाइन में आता है, और जब ये चौथी लाइन में आता है तो ये किस में गया, ये आपका महाप्राण में गया। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है, अगर मैं ये लिख दूं क ड द और आपका ह, अगर मैं ये लिख दूं क ड द और ह, और पूछ लूँ इसमें कि महाप्राण की पहचान करिए, तो महाप्राण इसमें कौन सा होगा, ह आपका महाप्राण है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हमने इसमें प्राण के आधार पर वर्णों का विभाजन तो पढ़ लिया, अब इसमें दूसरा देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि जल्दी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको उससे पहले अपना सिलेबस अच्छी तरह निपटा लेना है। चलिए प्राण के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम घोष के आधार पर। अब ये घोष के आधार पर वर्ण का विभाजन क्या है, और इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं अभी न्यूज़पेपर में ये चल रहा था कि यूके ट्रिपल एससी 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर करने पर विचार कर रहा है, पक्का नहीं हुआ है, हो सकता है 80 नंबर का हो जाए, हो सकता है पैटर्न ना बदले और 100 नंबर का ही चले। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हिंदी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो 20 नंबर की और उत्तराखंड 40 नंबर की आती है, और इस 20 नंबर में से अगर आप मेरे सभी नोट्स पढ़ते हैं सुचारू रूप से तो 20 में से 20 आएंगे, गारंटी है इस बात की। और अब 40 की बात करते हैं, आप मेरी सभी क्लास अच्छी तरह पढ़िए और फिर देखिए 40 में से अगर 40 ना आए तो तब बताना। चलिए वापस पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम, घोष के आधार पर वर्णों का विभाजन। घोष का मतलब क्या होता है, घोष का मतलब है जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं और वर्ण बोलने के बाद आपके मुख में कंपन का एहसास हो, उन्हें ही हम घोष वर्ण के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर आपका कंपन हुआ तो वे क्या हुए, सघोष, और कंपन ना हुआ तो वे क्या हुए, अघोष। सघोष और अघोष। और इसी के साथ जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है प्राण के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण भी साथ में देखते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण हमने ये देखा था अल्पप्राण के अंदर, क्योंकि दोनों का कंपेयर करके चलेंगे, क्वेश्चन दोनों में से भी आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन दोनों में से ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अल्पप्राण में, अभी हमने देखा था तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन। इसका मतलब पहली, तीसरी और पांचवी लाइन, ये और ये किस में आ रही थी, अल्पप्राण में आ रही थी, जबकि महाप्राण में दूसरी और चौथी लाइन आ रही थी। ये तो हम बात कर रहे थे प्राण के आधार पर, लेकिन अगर हम घोष के आधार पर कर ले, इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को बांट लेते हैं। अगर बांटते हैं तो तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्पर्श व्यंजन के तीसरी, चौथी और ये जो पांचवी लाइन है ये किस में आएगी, सघोष में आएगी। अब मैं खुद कह रहा हूं आपको, बची कौन सी लाइन, तो बची आपकी पहली और दूसरी लाइन, ये किस में आएगी, अघोष में आएगी। चलिए वापस चलते हैं अल्पप्राण के पास। अल्पप्राण में हमने ये देखा था कि सभी स्वर आते हैं इसमें, और सभी स्वर कितने हैं, सभी स्वर हैं आपके 13।
जिसे हम कुल स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए सघोष में भी देखते हैं, सघोष में भी सभी स्वर आएंगे। कितने हैं सभी स्वर? सभी स्वर हैं आपके 13। चलिए अगला देखते हैं, अभी हमने इसमें पढ़ा था अल्पप्राण में, इसमें अंतस्थेय भी आएंगे। अंतस्थेय कौन से थे? य, र, ल और व। और अब बात करते हैं किसकी? सघोष की। तो सघोष में भी अंतस्थेय आएंगे। और अंतस्थेय कौन से हैं? य, र, ल और वो। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर थोड़ा सा हल्का सा इससे अलग पड़ेंगे हम घोष। अगर हम बात करें, ये कौन से थे? ये उष्म संघर्ष सॉरी स्पर्श व्यंजन थे। और उष्म और संघर्षी की अगर बात करें तो इसमें आपके कौन से आ रहे थे जब अभी हमने पढ़े थे? श, श, श और ह। लेकिन इसमें सिर्फ ह आएगा। हल्का सा इसमें देखकर चलते हैं, यहाँ पर ये इतने ही आ रहे थे। अगर इसकी बात करें उष्म और संघर्षी की, तो उष्म और संघर्षी में श, श, श और ह आपके किस में आ रहे थे? महाप्राण में आ रहे थे। लेकिन अगर हम घोष की बात करें, यहाँ पर सिर्फ आपका ह आएगा। इसका मतलब उष्म और संघर्षी में क्या बचा? उष्म और संघर्षी में श, श और श बचा। ये किस में आएंगे? ये अघोष में आएंगे। ये है आपका दोनों का विभाजन। अब बात करते हैं प्रश्न किस प्रकार आएंगे। प्रश्न ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों के मिलाकर पूछे जाते हैं। कैसे देखते हैं जरा। अगर मैं आपको पूछ लूं, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, मैं आपको इसमें पूछ लूं कि उस वर्ण की पहचान कीजिए जो सघोष भी हो। कौन सा हो? सघोष भी हो और इसके अलावा महाप्राण भी। क्या हो? जो सघोष भी हो और आपका महाप्राण भी हो। अब ऑप्शन आपके देख लेते हैं। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन अगर मैं देखूं, क, च, ट और आपका ह। अब हमें यह देखना है कि पहले कि कौन सा किस में आ रहा है। हमने देखा तीसरा, चौथा और पांचवा लाइन सघोष में आता है। और अगर इनकी बात करें, इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो तीसरा, चौथा और पांचवा हो। लेकिन एक चीज हमने देखी कि यहाँ पर ये उष्म और संघर्षी व्यंजन ह है और यहाँ पर भी महाप्राण में भी उष्म और संघर्षी व्यंजन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ह होगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। चलिए और देखते हैं इसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा, जैसे मैं लिखता हूं क, ख, क आ गया, ख, छ और थ। अब इसमें अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि इसमें अल्प प्राण की पहचान कीजिए, अब तो आसान हो गया बिल्कुल। अभी तो पढ़ा मैंने अल्प प्राण में 135 पहले नंबर पर क आता है और इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ क। ये किसकी बात थी? ये अल्प प्राण की बात है। इसी प्रकार आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इस वाले चैप्टर को हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? हमने पढ़ा है वर्णमाला। कौन सा चैप्टर पढ़ा है? वर्णमाला पढ़ा है। और इस वर्णमाला में हमने सभी वर्णों का विभाजन पढ़ लिया है। और इसे खत्म करने के बाद अब शुरू करते हैं, इसमें एक छोटा सा पार्ट बचता है जिसका नाम है वर्ण विच्छेद, और उसे भी देख लेते हैं वर्णमाला के एंड में। चलिए वर्ण विच्छेद भी देख लेते हैं। अब वर्ण विच्छेद का मतलब है क्या? वर्ण का मतलब होता है वह सभी वर्णमाला में उपस्थित चिन्ह जिन्हें हम पढ़ते हैं। और विच्छेद का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी वर्ण को तोड़ते हैं तो वह कहलाता है वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद को पढ़ने से पहले हल्के से इसके एक दो रूल हम जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं जानने। जैसे अगर मैं सबसे पहले स्वर की बात करूं, स्वर लिख लेते हैं। स्वर कौन कौन से थे? स्वर आपके पास ई, ई, उ, री, ऐ,
औ और आपका औ। ये आपके सभी स्वर थे। तो याद रखिएगा जब मैं भी वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगा, इन्हें छोड़कर जहां पर वर्ण आस्वर आ जाए इन्हें छोड़कर सभी वर्णों को तोड़ देना है। जैसे मैं शुरुआत करता हूं अपने ही नाम से। जैसे अगर मैं लिख दूं मनोज, अब बात करते हैं इसे हम तोड़े कैसे। तो हमने पहली कक्षा वर्णमाला की पहली कक्षा में ये बताया था कि अगर हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपके स्वर की सहायता से ही करेंगे। जैसे मैं म की बात करता हूं, अगर मैं इसमें हलंत लगा दूं, हलंत लगाने के बाद मुझे ये पता लगा कि म को बोलते हुए अ की सहायता लेनी पड़ी थी। और इसी प्रकार अगर मैं न मैं हलंत लगा दूं तो मुझे पता है नो में बोलते समय ओ की या फिर औ की मदद लेनी पड़ी थी। इसी प्रकार अगर मैं ज की बात करूं तो ज को बोलते समय भी मुझे अ की मदद लेनी पड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ हमने इन स्वरों को नहीं तोड़कर देखा, सिर्फ हमने क्या करा, व्यंजन को तोड़ दिया। और यही तो हमें पढ़ना था। तो ये था आपका वर्ण विच्छेद। चलिए थोड़ी सी वर्ण विच्छेद की प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं आज वर्णमाला का चैप्टर। चलिए देखते हैं पहले आराम। इस आराम का अगर मुझे वर्ण विच्छेद करना है तो मैं इसे कैसे वर्ण विच्छेद करूंगा। आ तो नहीं तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में स्वर है, इसे नहीं तोड़ सकते। इसके साथ र में हलंत लगाएंगे आ, उसके बाद म और म में हलंत लगाएंगे, यहाँ से क्या निकला अ। तो ये क्या बन गया, आराम का वर्ण विच्छेद बन गया। बिल्कुल ही आसान था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों को हलंत का नहीं पता कि हलंत होता क्या है वो भी एक बार देख लीजिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ म। अब हलंत का मतलब यह है कि जब किसी भी वर्ण या फिर व्यंजन में आपका उपस्थित स्वर को उससे बाहर निकालना हो तो वह हलंत की मदद से निकाला जाता है। जैसे मैं माँ बोल रहा हूँ और मुझे माँ में से क्या निकालना है, स्वर को अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, माँ के साथ क्या लगा दूंगा, हलंत। हलंत का मतलब है अब ये प्योर व्यंजन बन चुका है और इसके साथ अब क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। इस प्रकार हम हलंत का प्रयोग करते हैं। या फिर जहाँ कहीं पर भी आपको आधा अक्षर, आधा अक्षर का मतलब है जैसे बात करते हैं दिल्ली, तो इसमें जो द के साथ क्या है, द के साथ है छोटी ई, इसके बाद क्या है ल। ये देखिए जहां पर भी आपको आधा अक्षर देखने को मिल जाए वहां पर भी आप हलंत लगा के चलेंगे। ये दोनों आपको बातें याद रखनी है। चलिए इसमें आगे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, सत्कार्य। यहां पर सत्कार्य का वर्ण विच्छेद करते हैं। सत्कार्य का अगर वर्ण विच्छेद करें तो देखिए श में क्या जुड़ा है, अ। उसके बाद जो अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि अगर कहीं पर भी आधा अक्षर देखने को मिलेगा तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर आप हलंत का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या आया, क के साथ क्या है, आ। अब यहाँ पर दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि सर रै जो है यह के ऊपर लगा हुआ है, इसे कहाँ लगाए, जहां पर भी उच्चारण होगा उस अक्षर या वर्ण का वहां पर आप क्या करेंगे, उसे वहीं पर उपस्थित करेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं सत्कार्य, सत का र य, इसका मतलब का के बाद र आएगा फिर य आएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, र लेकर आएंगे, और र के साथ क्या लेकर आएंगे, य लेकर आएंगे, य के साथ क्या लेकर आएंगे, अ लेकर आएंगे। ये बना आपका सत्कार्य का वर्ण विच्छेद। चलिए एक और देखते हैं इसमें। जैसे मैं बात कर दूं द्वार की, अगर मैं द्वार की बात कर दूं, देखिए देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि द्वार एकदम टूट जाएगा, पर उसी प्रकार से तोड़ना हल्का सा भारी है। हल्का सा मतलब अभी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद आपके सामने लड्डू बिल्कुल। चलिए देखते हैं। बस याद ये रखना है कि जहां पर जिस वर्ण का उच्चारण होगा बस उसे आपको वहीं पर यूज करना है। जैसे मुझे बोलना है द्वार, अब मैं बोलकर देखता हूं। पहले मैंने बोला द, बोला ना द, उसके बाद बोला मैंने द्वार, उसके बाद बोला मैंने व, उसके बाद मैंने बोला आ, द्वार, इसके बाद क्या आया, आ।
इसका मतलब ये लिख चुके हम पूरा का पूरा। उसके बाद हमारे पास है र, और र के साथ क्या जुड़ा है आ। तो आपका ये द्वार और आपका ये कंप्लीट हो गया वर्ण विच्छेद द्वार का। चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, विच्छेद पढ़ रहे हैं, तो विच्छेद को ही तोड़कर देख लेते हैं। लीजिए विच्छेद को ही तोड़कर देख लेते हैं। इसका मतलब सबसे पहले मैं लिखूंगा व के साथ क्या है, छोटा ई। इसके बाद क्या है, च के साथ क्या लगाया, हलंत। इसके बाद क्या है, छ के साथ क्या लगाया, हलंत। इसके बाद क्या है, ऐ। इसके बाद आपका देखने को मिला द, और द के साथ क्या लगा है आपका अ। और ये था आपका विच्छेद का वर्ण। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही लड्डू है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप हिंदी में 20 में से 20 ला सकते हैं यूके ट्रिपल के एग्ज़ाम में। और इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, जल्दी ही हमारे संस्थान खुल जाएंगे और उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर भी पढ़िए, घर बैठ के पढ़िए और सरकारी नियुक्ति लीजिए और ज़िंदगी भर आराम से ज़िंदगी जिए। धन्यवाद। इसी तरह लेक्चर देखते रहिए।